स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने अभी ऑर्गेनोमेटेलिक्स के काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं। इंट्रोडक्शन देख लिया है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देख लिया है, हेप्टिसिटी देख ली है, हेप्टिसिटी 1 से लेकर 8 तक देख लिया था। उनके बीच में डिफरेंशिएशन कैसे होता है, वो कैसे अपनी हेप्टिसिटी चेंज करते हैं, ये सब हमने देखा था। आज के इस लेक्चर में हम उसी तरह जैसे डिटेल्ड सारी चीजें पढ़ी हैं, उसी तरह आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है, द मेटल कार्बन बॉन्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उसी का ही डिटेल्ड वर्जन है। जब हम लोगों ने ओएमसी शुरू की थी तो वहां पे पढ़ा था कि कैसे हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, क्या होता है। यहां पर उसी की डिटेल एनालिसिस करेंगे, कैसे डोनेशन होती है इलेक्ट्रॉन की, कहां से बॉन्ड जाता है, किन किन ऑर्बिटल्स का यूज होता है, वो सारा यहां पे होगा। चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे हमने फिर से लिखी है, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको बार बार आप रिवीजन करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज की सबसे आप देखते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो चीज वहां पे लिखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और यूजफुल होती है, उसी का रिवीजन भी आप बार बार करते हैं। इसीलिए जो डेफिनेशन लिखी कोई नई नहीं है, हम लोगों ने 4 से 5 बार पढ़ चुके हैं, 10 बार पढ़ चुके हैं एटलीस्ट, फिर भी यहां पे लिखी गई है जिससे आपको एक पॉइंट आउट हो, आपके दिमाग में एक ट्रिगर जाए। देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर ए कंपाउंड्स हैविंग डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। याद होगा, यही हमारी मेन बेसिक ऑर्गेनोमेटेलिक्स की डेफिनेशन है, जो कि बेस है पूरी की पूरी ओएमसी का। शायद आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड्स में इन्वॉल्व 2 और मोर इलेक्ट्रॉन। इसका क्या कहने का मतलब है, देखिए, मेटल कार्बन बॉन्ड में ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ही यूज हो। हम लोग जब ओवरलैपिंग पढ़ते हैं तो यहां पे मान लीजिए मेटल था और इधर से अगर हम ओवरलैपिंग कराते हैं कार्बन की, ये तो बेसिक नीड थी कि मेटल और कार्बन डायरेक्टली लिंक हो, और इसके बीच में हम क्या शो करते हैं, मोस्टली केसेस में यहां हम 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे, एक अप साइड एक डाउन साइड दिखाते हैं। बट ये नेसेसरी कंडीशन ये तो है कि मेटल और कार्बन हो, ये कंडीशन नेसेसरी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन मेटल का हो दूसरा कार्बन को हो। आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा। बेसिक और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक हमारा कोई स्पीसीज होगा, दूसरी कोई स्पीसीज होगी, वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा होगा और वहां उन दोनों ग्रुप्स का एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। अगर आपको मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूं तो जैसे एक ये लोब है, एक ये लोब है, तो इन दोनों लोब आपस में इंटरैक्ट भी करेंगी और एटलीस्ट एक इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसके पास होगा। जब ओवरलैपिंग होगी तो बनने वाली स्पीसीज को ही हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और उसी को ही हम दूसरा नाम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड या 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी का एक और तीसरा नाम है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाइसेंट्रिक बाई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। शायद ये आपको याद होगा। चलिए मूव करते हैं। यहां पे वही चीज है कि जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन भी मेटल कार्बन बॉन्ड में हो सकते हैं। कैसे होंगे वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। जब सीओ का केस पढ़ते हैं तो यहां बैक डोनेशन होती रहती है, वो सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए मूव करते हैं। Many organic ligands are known that can form organometallic compound। इसमें कोई नई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लिगेंड हैं, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन, एलाइल, बेंजीन, ये सारे, और साइक्लो ऑक्टाडाइन, हम सब साइक्लो ऑक्टाडाइन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ये सारे पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारे लिगेंड हैं, मेटल भी बहुत सारे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सबके सब ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बट एक दूसरे से डिफर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग बिहेवियर। बॉन्डिंग बिहेवियर की वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, और उसमें सबसे अलबेली कैटेगरी, सबसे एनोमलस कैटेगरी और सबसे डिफरेंट कैटेगरी होती है हमारी डी ब्लॉक की या ट्रांजिशन मेटल की, जो कि हम अपनी केमिस्ट्री जब पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनोमेटेलिक्स, उसमें 90% केस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में जो मेटल होगा वो कौन सा होगा, ट्रांजिशन मेटल ही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि CO और CP
ये दोनों ऑर्गेनिक लिगेंड ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में यूज होगा। मूव करते हैं आगे। द मेन ग्रुप एलिमेंट मोस्टली फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ये 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जो 2 मिनट पहले ही बताए थे कि एक ऑर्बिटल दूसरी ऑर्बिटल ओवरलैप हो तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका और ओवरलैप हो जाए, तो ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो वो कौन बनाते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। और मेन ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2, और फिर पी ब्लॉक कहां से शुरुआत होता है, ग्रुप 13 14 15 16 17 और इवन 18 के भी रिसेंट में कुछ कंपाउंड देखने को मिले हैं, वो मैंने आपको बताया भी था, जिसका एग्जाम्पल था कुछ CF3 का होल टॉइस। कुछ ये एग्जाम्पल है जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में अब रिसेंटली ही ऐड हुआ है। तो इवन आपके जो नोबल गैसेस हैं या नोबल एलिमेंट हैं वो भी हमको ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड बनाते हुए दिखते हैं। तो ये मेन ग्रुप हो गया। अब क्या है, मोस्टली फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किससे, एल्काइल से, एंड लिगेंड। यहां पे क्या है, एग्जांपल देखिए, डाई मिथाइल मरकरी। डाई मिथाइल मरकरी, अगर आप Hg की बात करते हैं, CD, यहां पे होता है Zn, CD और Hg। जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट यहां पढ़ते हैं, तो ये जो है यहां पर ये 12th ग्रुप का है, ये 12th है। इसके जस्ट बगल में ही यहां पे बोरॉन और फिर एल्यूमिनियम 13 ग्रुप शुरू हो जाता है, मतलब पी ब्लॉक शुरू होता है। तो ये कहां का है, ये हमारा डी से है यहां पर, लेकिन इसको फिर भी Hg, यहां पे Hg था, HD नहीं Hg था, लेकिन आप कहेंगे सर यहां इसको तो हमने मेन ग्रुप एलिमेंट में रख दिया है, क्यों। याद रखिएगा, ट्रांजिशन मेटल आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ट्रांजिशन मेटल की डेफिनेशन होती है कि द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन डी ऑर्बिटल, गोइंग इन डी ऑर्बिटल, और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट इन डी ऑर्बिटल। मतलब क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन D10 होती है तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D में कैसे जा सकता है। D9 के बाद में, D9 वाले में क्या है, जैसे ही D9 का हम बात करते हैं, जैसे D8 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करोगे तो कहां जा रहा है, D9 में जा रहा है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां से, D9 में जा रहा है। तो D एलिमेंट हमारे D1 से लेके D9 तक तो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं, लेकिन D10 को याद रखिएगा हमारा मेन ग्रुप वाला होता है, D10 वाला। तो इसीलिए मरकरी वहां से लिया गया है D का, लेकिन है मेन ग्रुप, क्योंकि इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसका एग्जांपल हमने आपको पहले ही दिखाया था। एंड टेट्राफिनाइल टिन, टेट्राफिनाइल टिन आपका सामने कंपाउंड है। टिन जो है क्या है, कार्बन से, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ ये आपको ये मिलता है यहां पे, कार्बन, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, उसके बाद आपका लिड मिलता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, काशी गए शंकर पार्वती, ये आपको याद करने की ट्रिक है। ऐसे याद कर सकते रोज में, और अभी कोई लेक्चर लेंगे तो उसमें हम आपको पूरी पीरियोडिक टेबल ऐसे ही याद करा देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो काशी गए शंकर पार्वती से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और यहाँ टिन किसका है, कार्बन फैमिली का है। कार्बन फैमिली अभी बताया था पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक क्या है, मेन ग्रुप है। तो ये आपका मेन ग्रुप एलिमेंट का है। ये दोनों एग्जाम्पल है। फिर है इलेक्ट्रॉन काउंटिंग इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टमाइजिंग द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लास्ट लेक्चर में जब हम लोग हैप्टिसिटी पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको एक्सप्लेन किए थे कि बेसिक जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डील करते हैं, जहां हैप्टिसिटी की बात आती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की डोनेशन कितनी हो रही है डजंट मैटर। इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हो रहे हैं, कितने मेटल एक्सेप्ट कर रहा है डजंट मैटर। मैटर वहां क्या करता था, सिर्फ एक लाइन जो कि हैप्टिसिटी की डिफिनेशन हुआ करती थी। और हैप्टिसिटी की डिफिनेशन क्या होती थी, द नंबर ऑफ कार्बन एटम लिंक्ड डायरेक्टली विद ए मेटल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेम लिगेंड। फिर से रिपीट करता हूं, पूरी डिफिनेशन फिर से एक बार सुन लीजिएगा। द नंबर ऑफ कार्बन एटम लिंक्ड डायरेक्टली विद अ मेटल ऑफ ए सेम लिगेंड, मतलब एक ही लिगेंड के कितने कार्बन एटम मेटल से डायरेक्टली लिंक होते हैं, दैट इज योर हैप्टिसिटी। वहां पर कभी भी इलेक्ट्रॉन टर्म की बात नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे आप ओएमसी में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको ये रियलाइज होगा या आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इज ऑल्सो ए
है वेरी मेजर फैक्टर विच डिटरमाइन स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड या जियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा वहां पर उसकी जियोमेट्री वगैरह बताने में। इसका एग्जांपल बेस्ट है यहाँ पे ग्रुप, मेन ग्रुप एलिमेंट के कुछ है जैसे टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन, याद रखिएगा यहाँ पे टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन, एक मिनट, ठीक है, यहां पर देखिए दिया है एग्जाम्पल है टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आपको सबसे बड़ी बात है ये जो लिखा हुआ है ना ये CH3, ये नोट करके लिख लीजिएगा, आगे आपको बहुत काम आने वाला है आपके इसी सेमेस्टर में। टेट्रा मिथाइल सीलेन इसे बोलते हैं, दैट इज TMS। और जब भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने जाएंगे, 1H NMR पढ़ने जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपको TMS भर भर को देखने को मिलेगा। ये रेफरेंस की तरह यूज होता है, अगर ये नहीं होगा तो हमको अपनी पीक्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं पता चलेगा। TMS क्या है, इसका नाम होता है टेट्रा मिथाइल साइलेन, और अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे जैसा कि इसका नाम है CH3 और इधर भी CH3, तो ये कुछ स्ट्रक्चर होती है और इसमें 12 जो प्रोटॉन होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी एकदम शार्प सिग्नल देखने को मिलता है, बिल्कुल शार्प सिग्नल देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये नोट कर लीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल है, अब इसको यहां लिखा क्या है याद करिए, जब आप लेविस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कौन सा लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, लेविस ऑक्टेट रूल, अगर हम लेविस ऑक्टेट रूल की बात करते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हाइड्रोजन जब इससे CH4, सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मीथेन जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है, तो यहां पर आपको क्या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, जो ये व्हाइट वाले में दिखा रहा हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पर एक एक हाइड्रोजन दिखाएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अंदर होते हैं, वो बॉन्डिंग में नहीं होंगे क्योंकि वो तो पहले ही पेयर हो गए। ये 4 हमारे वैलेंस सेल में होते हैं। 2s2 2p2 होती है, फिर एक्साइटेशन करके 2s1 2p3 बनती है, जहां से 4 बॉन्ड बनते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी देख पा रहे होंगे तो यहां पर इसका, ये इसका, और ये इसके लिए और ये इसके लिए, तो जो ग्रुप में बना दिया है ना, तो ये कार्बन के लिए 2 इधर, 2 2 4 2 6 2 8, यहां पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन हैव ऑक्टेट। और ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या मिलेगा, आपने ऑक्टेट थ्योरी तो पढ़ी ही है कि जो भी कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं तो वो हाईली स्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज जो भी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो उनका शेप कैसा हो जाता है, वो स्फेरिकल हो जाता है, क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर टाइप का ही कुछ दिखेगा, ये रहा। इसकी पूरी पेरिफेरी अगर आप बनाएंगे तो क्लोज सेल स्ट्रक्चर बनेगा और ये बहुत ही हाईली स्टेबल हो जाता है। इसीलिए सोडियम हो तो वो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके 2-8 कन्फिगरेशन बनाता है, मतलब वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। क्लोरीन फ्लोरीन होते तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके आखिरी आउटर वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, तो ये होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो टेट्रामिथाइल साइलेन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8। तो जो सिलिकॉन है मेन ग्रुप एलिमेंट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और जो भी कार्बन वाले हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर से और 2 इधर से, मतलब पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे कंपाउंड का हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये हाईली स्टेबल होगा। याद रखिएगा ये कहां से सिलिकॉन है, ये मेन ग्रुप का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे ही हम आगे अगर बात करते हैं पी ब्लॉक की, और आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी, आप लोगों में से जितने लोगों ने विज्ञान वृक्ष से कोर्स परचेज कर लिया है, उनके अलावा जो भी बच्चे विज्ञान वृक्ष से फुल सेमेस्टर कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहेंगे तो वो आपको विज्ञान वृक्ष ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा CUET PG के रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको विज्ञान वृक्ष पे इजीली अवेलेबल होंगे, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे। याद रखिएगा पूरा फुल रिकॉर्डेड कंटेंट होगा, बहुत ही मिनिमम
अमाउंट पर। और CUET PG के थ्रू अगर आप कहीं भी मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में और टॉप कॉलेजेस में, जहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली होती हैं, उनमें एडमिशन लेने का मौका मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि आप उससे और अच्छी जगह, बेटर जगह पे जाना चाहते हैं, तो विज्ञान वृक्ष ने आपके लिए सेपरेट IIT जैम नाम का कोर्स होता है या उसका एक एग्जाम होता है, उसके लिए एक रिकॉर्डेड कंटेंट बनाया है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में। और IIT जैम के थ्रू आप इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेजेस, दैट मीन्स IITs में जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है और NIIT जैसी जगह पे जाके आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मास्टर ऑलरेडी कर रखी है, तो उनके लिए ये एग्जाम तो किसी काम के नहीं है, तो विज्ञान वृक्ष आपके लिए भी कुछ लाया है। आपके लिए है IIT गेट। मतलब अगर आपने मास्टर्स कर ली है तो फिर आप IIT गेट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसमें रैंक लाने के बाद आप बहुत ही अच्छी अच्छी इंडिया की टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आप DRDO ले लीजिए, बार्क ले लीजिए, और बार्क हो गया, और भी बहुत सारी जगह हैं, ONGC हो गया, जहां पे आप रैंक लाने के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे तो वहां पे आप डायरेक्टली एम्प्लॉय की तरह वर्क कर सकते हैं। बाहर से आप जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं तब इंटरव्यू, बट अगर IIT गेट में आप रैंक ले आते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बिहाफ पर वहां पे जॉब मिलती है। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है किसी भी कारणवश, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप IIT से PhD कर सकते हैं थ्रू IIT गेट सर्टिफिकेट। आप IIT गेट के थ्रू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि सर PhD करेंगे उसमें पैसा बहुत लगता है, तो मैं आपको बता दूं IIT गेट आपको बहुत ही अच्छी खासी फेलोशिप देता रहता है, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई ईजिली कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकते हैं, PhD वगैरह। CSIR नेट बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप CSIR नेट परचेज करते हैं कोर्स फुल रिकॉर्डेड कंटेंट में, तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा। और इसको निकालने के बाद क्या होता है, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको JRF करके PhD करनी है तो इसमें भी मिलती है भारी भरकम फेलोशिप, वो भी कंटिन्यूअस 5 ईयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होती है। इनमें से आपको किसी को भी परचेज करना है तो आप एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर पे जाकर विज्ञान वृक्ष ऐप डाउनलोड करके अवश्य परचेज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने देखा कि कैसे कोई भी मेन ग्रुप एलिमेंट, जो लेविस ऑक्टेट रूल हम पढ़ते थे, वो फॉलो करके स्टेबल होता है। उसी तरीके से जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, याद रखिएगा ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अब हम धीरे धीरे कहां घुस रहे हैं, मेन ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर जा रहे हैं। मेन ऑर्गेनोमेटेलिक्स का कहने का मतलब है ये ऑक्टेट, ये लेविस, ये सब तो मेन ग्रुप का है। हमारा काम क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में ट्रांजिशन मेटल से डील करने के लिए। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 90% जो भी हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक्स है वो कहां से डील होती है, ट्रांजिशन मेटल एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां पे देखते हैं, A parallel situation exists for organotransition metal compounds which is known as 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जब हम लेविस के लिए बात करते हैं तो वहां पे मेन ग्रुप कवर होता है S और P, लेकिन जैसे ही हम D की बात करेंगे तो D के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल होगा, क्योंकि मेटल के खुद के ही पास 8-8, 9-9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप बात करते हैं कॉपर की तो इसके पास D9 तो पहले ही है, 9 इलेक्ट्रॉन तो इसके पहले हो गए, तो ये अब ऑक्टेट कैसे बनाएगा। तो क्या होता है, और उसके साथ में अकेले तो रहेगा नहीं, कुछ लिगेंड से लेगा, तो इसलिए इनके लिए नया मॉडिफाई रूल हुआ कि इनको बोला जाता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही क्यों फॉलो करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। यहां पे क्या बताया था, ये क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर बनता है उसी तरीके से। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, ये इनर्ट हो जाता है। जैसे आप बहुत ही अच्छी, मतलब एक, जैसे आप देखते होंगे बहुत ही ज्यादा हाईफाई जो लोग होते हैं उनको एक स्पेशल SPG टाइप की कमांडो और वो सारी दी जाती है, तो एक उनके आउटर पेरिफेरी पे एक हम क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से जिनका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो वो बाहर से एक तरीके से लॉक्ड हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, अंदर सेफ फील करते हैं। इसी की वजह से वो स्टेबल होते हैं, रिएक्ट नहीं करते। इस तरह जो हमारे मेन ग्रुप के मेटल हैं तो वो ये फॉलो करते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करके वो भी यही क्लोज्ड सेल स्ट्रक्चर ही बनाते हैं।
उसको हम अगर देखेंगे क्या है, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेटल एटम। जब यहां बात कर रहे थे तो यहां भी यही था कि सेंट्रल एटम कौन सा था, कार्बन, उसके 4 इलेक्ट्रॉन काउंट किए, हाइड्रोजन इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किया 1, तो 4 इसके, एक इसके मिला के 4 तो हो गए 8 और कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। उसी तरीके से सिमिलरली यहां पे भी मेटल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं और फिर जो साइड से आने वाले लिगेंड हैं, एडजेसेंट में लिगेंड हैं, उनके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इन्हीं को मिला के हमारा बनता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। यहां पे क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मेटल एटम प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय सराउंडिंग लिगेंड। वहां पे हम CH4 के केस में लिगेंड नहीं बोलते हैं, वहां पूरी प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई नहीं बनता, वहां प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। यहां पे हम सराउंडिंग लिगेंड की बात कर रहे हैं कि डोनेट करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल CP के लिए पढ़ा था, यहां पे CP के लिए पढ़ा था कि ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये रेजोनेंस करता रहता है। इसकी हेप्टिसिटी तो 6 है, सॉरी हेप्टिसिटी तो 5 है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम लिंक्ड विद ए मेटल डायरेक्टली ऑफ ए सेम लिगेंड, तो एटम तो 5 है, तो हेप्टिसिटी तो 5 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई और निगेटिव चार्ज, तो 2 2 4 और 2 6। इलेक्ट्रॉन ये कितना दे रहा था, 6। तो यहां जब हम इलेक्ट्रॉन काउंटिंग मेथड होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसीलिए इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लिगेंड पढ़ा था या इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ पाई लिगेंड पढ़ा था। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कोई मेटल है, मान लीजिए उसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, CP वाला ये लिगेंड लगा है, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल है, उसके साथ में 2 लिंक हैं, तो एक CP 6 देता है तो दूसरा CP भी 6 देगा, तो 6 + 6 कितने हो गए, 12, और मेटल के खुद के 5 हो गए 17। तो उसको कंप्लीट कितने करने होते हैं, 18 करने होते हैं, तो वो कहीं से चार्ज लेता है या किसी और से 1-2 लिगेंड से लिंक होगा, मतलब वो फाइनली 18 इलेक्ट्रॉन लिंक होगा। लेकिन याद रखिएगा ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक्स 18 रूल को फॉलो करें। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को नहीं फॉलो करते हैं, वो 16 को या मोर देन 18 को, मतलब 20-22 तक भी चले जाते हैं। वो सिमिलरली उसी तरीके से होता है, जैसे यहां CH4 है तो मेन ग्रुप हमेशा ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं PCl5, तो PCl फास्फोरस सेंटर मेटल है और ये सेंटर एटम है, और ये कहां का है, मेन ग्रुप का है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 5 फास्फोरस के 5 क्लोरीन के टोटल हो गए 10। इस तरह की स्पीसीज होती है हाइपर वैलेंट। दूसरा एग्जांपल BF3 का देख लीजिए, यहां पे इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 इसके हो गए, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हाइपोवैलेंट स्पीसीज होती हैं, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे मेन ग्रुप के एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करें। देखिए आपके सामने ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला भी है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, ऑक्टेट से ज्यादा रखने वाला हाइपर वैलेंट है वो भी है, और ऑक्टेट से कम रखने वाला सेक्सटेट है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये सेक्सटेट है, इसी को हाइपोवैलेंट स्पीसीज भी कहते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी हमारा ऐसा जरूरी नहीं कि सबका 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ही हो जाए। तो यहां पे और 18 इलेक्ट्रॉन ही हमने क्यों रखा, क्यों 16, क्यों 17, क्यों 19 नहीं रखा, उसका रीजन देखिए। जब आप बात करते हैं मेटल की, 3D मेटल की, ये सारी बात हम किसके लिए, याद रखिएगा किसके लिए पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल के, ऑर्गेनो ट्रांजिशन मतलब D ब्लॉक। और D ब्लॉक की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं तो उसको लिखते हैं NS NP N-1D। ये होता है NS ऑर्बिटल भी उसमें होगी, वैलेंस N क्या है, N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब वैलेंस सेल कौन सी है, 3rd है, 4th है, 5th है, जैसे आप पढ़ते हैं कुछ ऐसे करके। तो ये वाली सेल कौन सा नंबर, जैसे ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो N का वैल्यू यहां 3 होगा, तो N की वैल्यू यहां सब में हम 3 रखेंगे, तो इसको बोलते हैं। अब बताइए आप S ऑर्बिटल में कितनी S सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही सबसेल होती, एक ही ऑर्बिटल होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं P सबसेल की बात करते हैं, तो P सबसेल के पास आप सबको पता है 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। चलिए 3 ऑर्बिटल है तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि D के पास कितनी होती हैं, D के पास 5 होती हैं। तो आप काउंट करिए, 5 यहां से, 3 यहां से, 2 यहां से, टोटल हो गई 9। हमारे पास ऑर्बिटल कितनी हो गई, हमारे पास टोटल ऑर्बिटल हो गई 9। चलिए नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं, NS NP और
n-1d। अब कहेंगे सर nsnp लिख दिया, n-1d क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज d सबसेल d ऑर्बिटल इज बरीड इनसाइड s और p, जिसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। पेनल्टीमेट क्या होता है? मतलब वैलेंस से एक अंदर। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर से बता दूं तो ये इसकी वैलेंस सेल है, ये वैलेंस सेल है, और ये वाली इसकी पेनल्टीमेट सेल है। ठीक है, ये वाली पेनल्टीमेट सेल है, याद रखिएगा। तो यहां पे ns के लिए क्या होता है? एक ऑर्बिटल। p के लिए क्या होता है? 3 ऑर्बिटल। और d सबसेल के लिए 5 ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3 4 5। इन अगर सबको कंबाइन करेंगे तो आपके पास कितनी ऑर्बिटल आ गई? 9 ऑर्बिटल्स आ गई। और आपको शायद बहुत ही इजीली पता होगा, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? यहां पे अगर मैं लिख दूं आपके लिए कि 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो 9 ऑर्बिटल में कितने जाएंगे? 9। फिर उसके लिए हम लोग लिख लेंगे 9 × 2 इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सिमम हमारे 18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये इसको ऑर्बिटल लिख लीजिए और ये इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ट्रांजिशन मेटल फॉलो करते हैं। वही यहां पे दिखाया गया है कि एक ns ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और d में 5 होती हैं, इसलिए टोटल 10। तो 10 2 12 और 6 18 हमारा हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, इसी को दूसरी टर्मिनोलॉजी में, ये वैसे फेल हो गया था, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दैट इज EAN रूल। EAN रूल भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत जगह फेल हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। वैसे ये EAN रूल होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द EAN रूल, जितने भी हमारा मेटल होगा, मेटल जैसे है कोई भी मेटल है, वो मेटल सराउंडिंग वाले जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है वैलेंस से, वो इतने इलेक्ट्रॉन लेता है कि वो आने वाले नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर हो जाए। इजी वे में आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा एलिमेंट मेटल है, वैलेंस सेल इसमें कौन सा है? 26 नंबर का। कौन सा मेटल होता है? आयरन। तो Fe बाहर एक्सटर्नल कितने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है? मान लीजिए इसने कितने ले लिए? 10 ले लिए, 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्यों मैं 10 ही बोल रहा हूं, उसका भी रीजन बता रहा हूं। ये टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अब कितने हो गए? देखिए इसके टोटल इलेक्ट्रॉन मेटल के पीछे जब 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो, लेकिन जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट करते हो तो पूरे के पूरे मेटल एटम इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। जैसे यहां पे 26 एटॉमिक नंबर होता है तो 26 इलेक्ट्रॉन, 26 प्रोटॉन होंगे, तो 26 तो इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इसके, और 10 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? लिगेंड से आए, और तो टोटल इसके कितने हो गए? 36। अब आप बताइए, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा नोबल गैसेस के लिए, नोबल गैसेस का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये आपके सामने लिख दिया। हीलियम का तो हम जानते हैं 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, और इसका 54 होता है। शायद ही आप में से किसी को याद, मतलब गलती से नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आप सबको शायद से याद होगा। अब बात क्या है कि EAN रूल क्या है? देखिए हमारा 26 नंबर, आप बताइए 26 नंबर कहां पे आएगा? 18 से पहले आएगा कि 36 से पहले आएगा? ध्यान से देखिएगा, ये 18 के बाद आएगा और 36 से पहले आएगा। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं तो इसमें, एक मिनट रुकिएगा, ये जो हमारा 26 नंबर है, 26 नंबर Fe जो है वो कहां आएगा? वो इसके बाद आएगा। तो EAN रूल कहता है कि जिस जगह वो सैचुरेट हो मेटल, वो ऐसा ट्राई करता है कि आने वाली नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए। नेक्स्ट नोबल गैस आने वाली कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? 36 पर है, दैट मींस क्रिप्टॉन है। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि ये 36 बन जाए, मतलब नेक्स्ट नोबल गैस की तरह बन जाए। और आपको पता है नोबल गैसेस कैसी होती हैं? हाईली स्टेबल होती हैं। ये क्यों बनना चाह रहा है? क्योंकि सब लोग दुनिया में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। उसी तरह बेचारा आयरन भी
नेक्स्ट नोबल गैस बनने के चक्कर में अगल बगल से इलेक्ट्रॉन से लिगेंड लेता रहता है। तो खुद के तो 26 हो गए, प्लस इसने 10 इलेक्ट्रॉन किससे ले लिए, इसने लिगेंड से ले लिए। तो टोटल इसके कितने हो गए, इसके 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 36 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाता है कि EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करते हैं। चलिए, ये आपको अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही पूरी इसकी डिफिनेशन लिखी है, देखिएगा ध्यान से। यहां पे टोटल नंबर की बात हो रही थी और यहां पर ऊपर वाले में हम लोग वैलेंस ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे। ये रहा, यहां पे वैलेंस की बात कर रहे हैं, मतलब वैलेंस सेल आउटर जो सबसे बाहरी कक्षा होती है उसमें उसकी बात कर रहे थे जब हम 18 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जब EAN रूल की बात करते हैं तो उसके केस में हम टोटल नंबर की बात करते हैं। तो ये हमारा था पजेस्ड बाय ए सेंट्रल एटम एंड इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय इट, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं लिगेंड से, वही पूछा है। कहां से लिया है, एडजेसेंट लिगेंड मतलब बगल वाले लिगेंड से लिया है। और क्या करता है, क्या करता है, अचीव द सेम एटॉमिक नंबर एज द नेक्स्ट नोबल गैस। ये आपको मैंने क्लियर कट बताया, उसी का बस इंग्लिश में डिफिनेशन में यहां बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल लिगेंड इन ऑर्गेनोमेटेलिक ट्रांजिशन केमिस्ट्री, मतलब हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक ट्रांजिशन केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा एक लिगेंड होता है दैट इज कार्बोनिल। उसकी केमिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको अभी हम लोगों ने EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ लिया। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ही दूसरे टर्म्स में कभी कभी हम लोग EAN रूल बोलते हैं। डिफरेंस क्या है, यही यहां पे याद रखिएगा, ये जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डील करता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डील करता है और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डील करता है। लिगेंड यहां भी 2 ही इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, लिगेंड यहां पे भी 2 ही काउंट होगा। बस डिफरेंस क्या है, यहां पर मेटल के सिर्फ यहां पर ओनली मेटल डी इलेक्ट्रॉन काउंटेड, यहां पे ओनली यहां पे वैलेंस भी लिख लीजिएगा, यहां पर 1 मिनट, मेटल ओनली वैलेंस, ओनली मेटल वैलेंस डी इलेक्ट्रॉन काउंट। वैलेंस भी में ऐसा नहीं है कि सारे काउंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल के काउंट होंगे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा जो नहीं लिखा है। जो आपको इस बॉक्स में मिलेगा तो वो थोड़ा एडिशनल होगा और वो इंपॉर्टेंट है, वो नहीं भूलना है। और यहाँ पे तो टोटल लिखा है, मतलब यहाँ पे इनर में S P D 1S 2S जितने भी हैं सबको कंक्लूड करना है। तो हम लोगों ने आज अपना कंप्लीट किया है द मेटल कार्बोनिल बॉन्ड या द मेटल कार्बन बॉन्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।